दोस्तों, कल रात से अब तक ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइलों से पूरे गल्फ रीजन में ताबड़तोड़ हमले किए और इन हमलों में कई अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। अगर ईरान के इन हमलों का आप पैटर्न देखें, जो पैटर्न इमर्ज हो रहा है, तो सिर्फ दो ही टारगेट प्रमुख रूप से लगते हैं। नंबर एक टारगेट इजराइल के सारे शहर और टारगेट नंबर 2 पूरे गल्फ रीजन में जितने भी अमेरिकी ठिकाने हैं, सैनिक और कमर्शियल, उन पर भी हमले लगातार किए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा हमला यूएई के एक होटल में बताया जा रहा है, जहां पर अमेरिकी सैनिकों ने पनाह ले रखी थी। ये अमेरिकी सैनिक जो दर्जन की तादाद में अपने नियरेस्ट अमेरिकी बेस से इस होटल में आकर रुके हुए थे। पिन पॉइंट ड्रोन हमला हुआ है, इस तरह के दावे IRGC ने किए, यानी ईरानी फौज ने किए। कितने अमेरिकी सोल्जर्स, जवान हताहत हुए हैं, इसकी कोई पुष्टि अभी तक ना अमेरिका ने की है और ना ही पुष्टि कोई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी दुबई की या फिर अबू धाबी की एडमिनिस्ट्रेशन से हुई है। एक और बड़ा हमला जो कल रात हुआ वो सऊदी अरब, जो अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर है, सबसे बड़ा मुल्क है, और उसके सबसे इम्पॉर्टेंट एड्रेस पर यानी रियाद में जो US एम्बेसी, अमेरिकी दूतावास, सबसे ज़्यादा सुरक्षा घेरे के बीच में, वहाँ पर भी अटैक किया है ईरान ने। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये पहले की तस्वीर है रियाद की US एम्बेसी, और उसके बाद जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इसमें यही एम्बेसी US की रात में इस पर हमला किया गया है। अब इससे पहले कल कुवैत सिटी में जो US एम्बेसी थी, वहाँ पर हमला हुआ है। गल्फ़ में कई US कंसुलेट्स पर हमले लगातार हो रहे हैं, और आज जो खबर आ रही है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़्यादातर US एम्बेसीज़ को शट कर दिया। जहाँ तक इजराइल की बात है तो तेल अवीव और इसके अलावा हाइफा पोर्ट और कई शहरों पर लगातार मिसाइल के हमले हो रहे हैं। ज़्यादातर हमले हाइपरसोनिक यानी हाई स्पीड लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल से हुए, जिसको इजराइल का आयरन डोम और एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है। इसमें बहुत से विजुअल्स हैं, लेकिन मैं सारे वीडियोस आपको इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि थोड़े विचलित करने वाले उसमें दृश्य हैं, लेकिन कुछ विजुअल्स आप देख सकते हैं जहां रात में भयानक हमले हुए और पूरे तेल अवीव, जो इजराइल की राजधानी है, वहाँ अफरा तफरी मच गई। अब न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार या CNN जैसे चैनलों से जो खबरें आ रही हैं अमेरिका से, उसमें कहा गया है कि जितने भी अमेरिकी बेस हैं, चाहे वो कुवैत में हो, चाहे UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो, कतर में हो, खासकर बहरीन में जहाँ सबसे ज़्यादा हमले हो रहे हैं, यहाँ से सैनिकों को रीलोकेट किया जा रहा है, या तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स में या फिर इजराइल में या जॉर्डन की तरफ इनको रीलोकेट किया जा रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी निर्देश अमेरिकी सरकार का आया है, जिसमें कहा गया है कि US अर्जेस सिटीजन्स टू इमीडिएटली लीव मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, यानी जितने भी अमेरिकी नागरिक इस वक्त, चाहे वो दुबई में हैं, दोहा में हैं, या फिर बहरीन में हैं, या कुवैत सिटी में हैं, या सऊदी अरब में रियाद में हैं, जद्दा में हैं, वो सब तुरंत गल्फ़ रीजन को छोड़ दें। इस तरह का इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है एम्बेसी के थ्रू वो अमेरिकी नागरिकों को गल्फ़ में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही सीरियस सिचुएशन इस वक्त है जहां तक सिक्योरिटी की बात है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं, और इसका फोकस तेहरान की सरकारी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, खासकर IRGC जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी फ़ौज है ईरान की, उसके हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर्स, वहाँ पर लगातार बॉम्बिंग, बमबाजी हो रही है। तेहरान के अलावा जो बाकी शहर ईरान के हैं, वहाँ पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। जो मृतकों की संख्या है, जो लोग अब तक हताहत हुए हैं, वो 1000 से ऊपर है, जिसमें तकरीबन 600 के आसपास के लोगों की मौत हो गई है ईरान में। उधर अमेरिका से B-2 बॉम्बर, सबसे खतरनाक अमेरिकी फाइटर जेट्स B-2 बॉम्बर, वो भी रवाना हो रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है अमेरिकन मीडिया में कि ये जो B-2 बॉम्बर्स रवाना किए गए हैं ट्रंप के आदेश पर, ये ईरान में जितने भी मिसाइल सेंटर्स हैं उसको ये निशाना साधेंगे। इससे पहले जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं ईरान में, उस पर बॉम्बिंग हुई है, लेकिन अब जो
निशाना है, न्यू टारगेट है, वो ईरान के मिसाइल सेंटर्स हैं अलग अलग शहरों में, उनको ये B-2 बॉम्बर्स टारगेट करेंगे। अब दोस्तों, जहाँ तक अमेरिकन स्ट्रैटेजी का सवाल है, इजराइल और अमेरिका की जो जॉइंट फोर्सेस हैं जिसको लीड अमेरिका कर रहा है, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि ये जंग 4 दिन की जंग है, 4 दिन चलेगी और इस पूरे 4 दिन में वो रिजीम को चेंज कर देंगे। यानी पहले दिन अमेरिका ने ज़्यादा तबाही की, अली खामनाई जो सर्वोच्च नेता हैं उनके अलावा जो टॉप लीडरशिप थी, मिलिट्री लीडरशिप थी, उसको एलिमिनेट करने में कामयाब अमेरिका रहा। लेकिन अब ट्रंप का जो ताज़ा बयान है वो ये है कि ये जंग 4 दिन नहीं बल्कि 4 से 6 हफ्ते चल सकती है। दूसरी बात जो ट्रंप ने कही है कि इसमें अभी तक ऑफिशियली 6 अमेरिकी सैनिक मरे हैं, लेकिन ये सैनिकों की संख्या और बढ़ सकती, मौत का आंकड़ा अमेरिकी सैनिकों का बढ़ सकता, ये कहा है। तो फिलहाल 6 हफ्ते का टारगेट लेकर अमेरिका चल रहा है और उसने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़्यादा फोर्सेस अब डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है ईरान के चारों तरफ। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर ये जंग 1.5 महीने चलती है, जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं कि आगे भी बढ़ सकती है, तो क्या ईरान में इस वक्त 1.5 महीने के लिए या 2 महीने के लिए गोला बारूद मिसाइल हैं? क्या ईरान की तैयारी 2 महीने तक की है और क्या 2 महीने तक ज़बरदस्त जंग लड़ सकता है ईरान? ये सवाल मैंने अहमद काज़मी साहब से पूछा। अहमद काज़मी साहब वो पत्रकार हैं जो पिछले 40 बरसों से ईरान और इज़राइल और मिडिल ईस्ट के कन्फ्लिक्ट को कवर कर रहे हैं। उन्होंने ईरान और इराक की वॉर भी कवर की। मैंने उनसे यही पूछा कि आप क्योंकि लगातार ईरान की मिलिट्री एक्सपर्ट्स के टच में रहते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के टच में रहते हैं, क्या 1.5-2 महीने तक ईरान इस जंग को लड़ पाएगा? और फिलहाल ईरान का जो बेसिक टारगेट है वो क्या? मैंने ये भी उनसे पूछा कि अली खामनाई के जाने के बाद जो नया टेम्परेरी अस्थाई निज़ाम है, क्या वो इस जंग को लड़ सकता है? क्या इस तरह का कोऑर्डिनेशन है ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी, उनकी मेन आर्मी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप और ख़ासकर जो इस वक्त रिलीजियस लीडरशिप है, क्या इनके बीच में कोऑर्डिनेशन है? और क्या ईरान चैलेंज दे सकता है अमेरिका को? सुनिए, आप काज़मी साहब को सुनिए। मेरा जो पहला सवाल है वो ये कि क्या आपको लगता है कि इस वक्त ईरान सीधे तौर पर अमेरिकन बेस, अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका के दफ्तर जो भी मिडिल ईस्ट में हैं, चाहे वो कुवैत में हो, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो एमिरेट्स में हो, दुबई में या फिर सऊदी अरब में, क्या स्पेसिफिक टारगेट अब अमेरिका है इस वक्त ईरान का? ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त ईरान पूरी तरह से अमेरिका के न सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर बल्कि उनके डिप्लोमेटिक मिशंस पर भी बल्कि उनके सारे एसेट्स पर। अभी अमेज़न की खबर आई है कि यूएई में उसके डेटा सेंटर्स पर हमला हुआ है और इस पूरे मुल्क के इस इलाके के कई मुल्कों में वो अपनी सर्विसेज नहीं दे पा रहे। बैंकों पर हमले और होटलों पर हमले जहां जहां ये लोग ठहरते हैं, अमरीकी और इजरायली। तो ये पूरा ऑल आउट वॉर है एक तरह से। और ईरान आयतुल्लाह खामेनाई की शहादत के बदले में जो कुछ कर रहा है वो बहुत ही, अब से पहले उन्होंने कहा था, आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा था कि ये इलाके में, पूरे इलाके में जंग फैल जाएगी। और जो अब नए आयतुल्लाह आरफी आए हैं, उनका कल ये बयान आया है कि जो कुछ स्ट्रेटेजी आयतुल्लाह खामेनाई बना करके गए थे उसी पर अमल किया जा रहा है आज भी, यानी उनके गुजरने के बाद भी उसी लाइन पर काम हो रहा है। अली शमखानी के भी जा चुके। अभी अली लारीजानी के जो कल बयान आए हैं वो बहुत ही अहम है। अली लारीजानी का ये कहना कि हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे, ये कहना कि हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। लगता है कि तकरीबन इस वक्त तक 14 मुल्कों को टारगेट किया है ईरान ने। 14 मुल्क इस तरह से कि ये जो अरब जीसीसी मुल्क हैं ये, उसके अलावा यूके के बेस पर साइप्रस में, और इसी तरह से जर्मन बेस है इस इलाके में, उस पर कुल मिलाकर के 14 मुल्कों को टारगेट कर चुका है और किसी की हिम्मत जवाब देने की नहीं है इस वक्त।
एक चीज़ और आपने कहा कि ये सही बात है कि अली लारिजानी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं और इस वक्त आप कह सकते हैं कि बहुत अहम शख्सियत हैं जो युद्ध को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ईरान की तरफ से। लारिजानी ने कहा है कि अब किसी कीमत पर बातचीत नहीं अमेरिका से होगी। हालांकि ट्रम्प चाहते हैं कि बातचीत होके फिर कोई एक रास्ता निकाला जाए कंप्रोमाइज़ का। काज़मी साहब, आपकी तो पूरी नज़र है इस पूरे युद्ध पे और पहली बार आप युद्ध कवर नहीं कर रहे हैं। आप तो ईरान और इराक का भी युद्ध कवर कर चुके हैं। 40 बरस हो गए आपको मिडिल ईस्ट में कवर करते हुए। एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि जो तजुर्बा है आपका वॉर रिपोर्टिंग का, अमेरिका ने पहले कहा कि 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। उसके बाद अब जो लेटेस्ट संख्या है वो 6 की है। 6 सैनिक मारे गए हैं। सीएनएन की रिपोर्ट है ये, अमेरिकन चैनल की। लेकिन ईरान का कहना है कि संख्या और ज़्यादा है। अमेरिकी अपनी सैनिकों के मौत की संख्या को कम करके बता रहा है कि सेना डिमोरलाइज ना हो। एक्चुअल फिगर क्या आ रही है अब तक? आज चौथा दिन है। इन 4 दिनों में कितने अमेरिकी सैनिक घायल हुए, कितने मारे गए? कुछ आपके पास आंकड़ा है ईरान से या अरबिक मीडिया से? देखिए, कुछ अलग अलग सोर्सेज से जो आ रही हैं, बहुत ज्यादा भी आंकड़े आ रहे हैं, तकरीबन 500 तक भी कहा जा रहा है, लेकिन आईआरजीसी की तरफ से 100 के आसपास की बात कही जा रही है। तो ये इसे बिल्कुल कंफर्म करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीनी तौर पर जितने बताए जा रहे हैं उससे कई गुना, दर्जनों की हालत में, दर्जनों की तादाद में अमरीकी फौजी मारे जा चुके हैं। और वो ट्रंप उसी के लिए लोगों को आमादा कर रहे हैं कि जब सही तादाद आए। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि जब तक ये जंग जारी रहेगी सही तादाद रहेगी। मैं आपको थोड़ा सा और पीछे जाकर के, ये जो 2 साल की जंग हुई, इसमें ये बताया गया कि इजराइल के जो फौजी मारे जाते थे उनको पानी के जहाज में लाद करके डेड बॉडीज को साइप्रस पहुंचा दिया जाता था, उनकी तादाद ना बताने के लिए। हो सकता है इस तरह की कोई चीज यहां भी हो। और अब्राहम लिंकन, जिसकी कई हफ्तों से जोर शोर था कि मार देगा और काट देगा ईरान को, अब वो भी खाड़ी को छोड़ने पर मजबूर हो गया। एक तरह से अमेरिका ने फरार इख्तियार करना शुरू कर दिया उस इलाके से। ओके। एक बड़ी बात काज़मी साहब ने कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका का सबसे खौफनाक जंगी जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो ओमान के समंदर के पास खड़ा था, अब ये पीछे हट रहा है, पीछे हट रहा है हिंद महासागर की तरफ। इसका मतलब कहीं ना कहीं बैकफुट पर है अमेरिकन फोर्सेस। ये वो इशारा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 100 के तकरीबन अमेरिकी सैनिक इसमें अब तक मारे गए हैं। हालांकि ऑफिशियल फिगर अभी भी 6 है। बहरहाल धीरे धीरे जानकारियां होंगी। एक चीज़, एक और सवाल काज़मी साहब, ट्रम्प साहब ने कल कहा कि ये जो जंग है ये लंबी खिंच सकती है। हम इसको 4 दिन की जंग मान के चल रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि 4 दिन की नहीं, ये 4 हफ्ते तक खिंच सकती, महीने भर तक खिंच सकती। और जानकारों का, एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1.5 महीने तक भी खिंच सकती। क्या आपकी जो सोर्सेज से बात हो रही, 1.5 महीने तक ईरान लड़ सकता है? उसके पास मिसाइल, गोला बारूद हैं 1.5 महीने तक। देखिए, ईरान की तरफ से जो तैयारियां अब से पहले बताई गई, कुछ चीजें बताई गई, कुछ चीजें नहीं भी बताई गई, कुछ इशारों में बताई गई। मेरा अंदाजा तो कम से कम 6 महीने या उससे भी ज्यादा अगर जंग चलेगी तो ईरान उसके लिए तैयार है, बहुत मजबूती के साथ तैयार है। उसने जब एक मिसाइल सिटी का अनावरण किया था, लोगों के सामने वीडियो रखी थी, उस वक्त बताया था कि अगर हम हर हफ्ते एक मिसाइल सिटी का अनावरण करें, लोगों को बताएं, तो एक पूरा साल लग सकता है कम से कम। तो ये इतने जो मिसाइल सिटी उन्होंने पहाड़ों में बनाए हुए हैं, जहां से हथियार निकल करके आ रहे हैं, और अब भी आप अगर विजुअल देखें गौर से, तो जो जमीन के अंदर से लॉन्च होकर के आ रहे हैं, उस किस्म के मिसाइल आ रहे हैं जो दुनिया ने अब से पहले कभी नहीं देखे थे। जिस तरह वो कभी सैटेलाइट इमेजेस में कभी नहीं आएंगे, जमीन के अंदर से निकल के आ रहे हैं और हमले हो रहे हैं। तो ये इसका अंदाजा किसी को नहीं था, किसी डिफेंस एक्सपर्ट को शायद इस तरफ नजर नहीं थी। बड़ी बात आप काज़मी साहब कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कई मिसाइल सिटीज़ हैं, ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ सिर्फ ज़मीन के नीचे तमाम मिसाइलें दफन हैं और इनको सैटेलाइट इमेजेस कैच नहीं कर सकती।
एक और आपने कहा कि ये जो मिसाइलें हैं अंडरग्राउंड से फायर होती हैं, बजाय ज़मीन पर इनका प्लेटफॉर्म हो, ये नीचे से फायर होती हैं और अचानक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इसमें होता है, जिसमें दुश्मन कहीं ना कहीं चौंक जाता है। मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये जो मिसाइलों का ज़खीरा है, अब तक ईरान अपनी सबसे टॉप मिसाइल अभी तक उसने फायर की है या नहीं की है, या अभी छोटी मिसाइलों से युद्ध हो रहा है? एक बड़ा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हफ्ते भर के बाद या 7 दिन के बाद ईरान धीरे धीरे देगा। ये कुछ मिसाइलों के बारे में आपको जानकारी हो कि क्या? जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक ईरान से जो अंदर से खबरें आ रही हैं वो ये कि जो उनके पुराने मिसाइल हैं अभी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नए मिसाइल हैं जिनके अभी नाम भी पब्लिक नहीं किए गए हैं, वो मिसाइल अभी बाकी हैं, जिनमें हाइपरसोनिक और बहुत ही खतरनाक किस्म के मिसाइल उन्होंने तैयार किए हैं। और मैं कल ही बात कर रहा था, कई ऐसे मिसाइल अभी सामने आएंगे। ये हफ्ते 10 दिन 15 दिन जब ये जंग चलेगी तो वो ऐसे ऐसे हथियार आएंगे जिसका अमेरिका ने और इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं है। और वहां पर एग्जॉस्ट होने का इंतजाम किया गया है। पेंटागन से ये आवाजें आ रही हैं कि जिस तरह से ईरान जंग लड़ता है, जिस तरह से ड्रोन की तादाद झुंड में भेजता है, एक ड्रोन को गिराने के लिए 3 इंटरसेप्टर खर्च करने पड़ रहे हैं एवरेज। और 3 इंटरसेप्टर का मतलब यह है कि बहुत बड़ा खर्चा एक तरह से उस पर होता है, लेकिन फिर भी वो ना उन मिसाइलों को रोक पा रहे हैं, ना उन ड्रोन्स को रोक पा रहे हैं। ये ड्रोन्स हैं जो अमेरिका की एम्बेसियों तक पहुंच रहे हैं। कुवैत में पहुंचा अमेरिकी एम्बेसी पर, रियाद में पहुंचा अमेरिकी एम्बेसी पर, और साइप्रस तक पहुंच गया यूके के बेस तक। तो ईरान ने इस हद तक तैयारी की। मैंने आपको अब से पहले एक प्रोग्राम में बताया था, ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा, ना सिर्फ बाबल मंदब रेड सी बंद होगा, बल्कि जिब्राल्टर और स्पेन के बीच में जो रास्ता है मेडिटेरेनियन का, उस पर भी अभी आगे देखिए आने वाले वक्त में वहां तक भी ईरान हमले करेगा, उस समंदर को भी वो कंट्रोल करेगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, इस वक्त जो इमाम खामनाई, अली खामनाई के मौत के बाद अब जो वहाँ पर सरकार है, जिसमें अली रज़ा अराफ़ी टेम्परेरी लेवल पे हम कह सकते हैं कि जो कमेटी है जो ईरान का इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर रही, ये जो नई कमेटी है, क्या इसका कोऑर्डिनेशन फ़ौज के साथ, सरकार के साथ, राष्ट्रपति के साथ, इसका कोऑर्डिनेशन कैसा है? कुछ खबरें आ रही हैं, क्या इन्होंने चीज़ों को संभाल लिया, स्थितियों को संभाल लिया, या अभी भी ईरान में बहुत कंफ्यूजन है लीडरशिप को लेकर? वहां बहुत ही बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है, बहुत ही बेहतरीन तालमेल है, और इस तालमेल को सही तरीके से अंजाम देने में और बड़े फैसले लेने में अली लारीजानी का बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है इस वक्त। आपने कुछ हफ्ते पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें आपने बताया था कि आयतुल्लाह खामेनी ने बहुत से इख्तियारात, बहुत से अधिकार अली लारीजानी को दिए हैं, और वो इस वक्त खुल करके बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। कुछ घंटे पहले अब्बास अराक्ची का ये बयान कि अगर उधर से हमले बंद हो जाएं तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, या हम अपनी जंग रोकने के लिए तैयार हैं, उसके कुछ ही घंटे बाद अली लारीजानी का ये कहना कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी और हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। तो बेहतरीन तालमेल नजर आ रहा है, इसमें कहीं कोई कोताही नजर नहीं आ रही। ये थे काज़मी साहब, जो 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कह रहे थे। नंबर 1, इन्होंने कहा कि जो गोला बारूद मिसाइल है ईरान के पास, वो स्टॉक एटलीस्ट 6 मंथ्स का है। अगर ट्रम्प 6 हफ्ते की बात कर रहे हैं तो 6 महीने का स्टॉक ईरान के पास है। नंबर 2, जो स्पेसिफिक टारगेट है वो बाकी कोई भी मुल्क नहीं है, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, या फिर दुबई जैसे शहर हों। टारगेट सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन फोर्सेस हैं, अमेरिकन कंपनीज हैं, अमेरिकन बेसेस हैं, अमेरिकन एम्बेसीज हैं, ये इन्होंने कहा। और ऑफ कोर्स इजराइल है। तीसरी बड़ी बात इन्होंने जो कही वो ये कि अब तक काफ़ी बड़ी संख्या में अमेरिकन सोल्जर्स की मौत हुई है। अभी तक ऑफिशियल आंकड़ा अमेरिका की तरफ से 6 आया, लेकिन ये गिनती तेज़ी से बढ़ सकती है। और अगर ये गिनती वाकई बढ़ी है तो अमेरिका के लिए पिछले कई बरसों में ये सबसे मुश्किल दौर होगा जहाँ तक उसकी कैजुअलिटीज़ की बात है, अमेरिकी सैनिक की। और आखिर में एक बड़ी बात काज़मी साहब ने कही कि अली खामनाई के एब्सेंस में, उनकी ना रहने पर
कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं है। जो अली रज़ा अराफ़ी हैं, एक तरह के नए टेम्परेरी लीडर हैं, वो चीज़ों को संभाल रहे हैं और उनका कोऑर्डिनेशन अली लारीजानी के साथ है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लारीजानी ही वो मास्टरमाइंड हैं जो इस वक्त ईरान को चला रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं रिलीजियस लीडरशिप से, पॉलिटिकल लीडरशिप से और फौज से। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आप इस प्रोग्राम में आए और आपने अंदर की बातें बताई। 40-45 बरसों से आप ईरान और इज़राइल के मसले को देख रहे हैं और आपने ईरान और इराक की वॉर भी कवर की है। इतना तजुर्बा, मुझे लगता है कि दोस्तों को आपने जिस तरह की बातें बताई हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।